Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our Unit 6 UGC Net Commerce के जो पेपर 2 है उसकी आज हम 6 यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। तो उसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो यूजीसी नेट जो कॉमर्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अप्रोचेस टू मैनेजमेंट की जो डिफरेंट हमारी अप्रोचेस होती हैं मैनेजमेंट की कि जैसे क्लासिकल अप्रोचेस है, न्यू क्लासिकल अप्रोच है एंड देन मॉडर्न अप्रोच है। तो इनके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास मैनेजमेंट है या फिर कॉमर्स है तो आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारा आज का टॉपिक है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट हमें पहले मैनेजमेंट की अप्रोचेस करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट होती क्या है, कि क्या इसका मीनिंग होता है। तो जो मैनेजमेंट है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, मतलब ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट है मैनेज प्लस मैन प्लस टीम। कि क्या है इसका मतलब, मैनेज मैन टैक्टफुली, कि मैन को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब बिल्कुल चतुराई से, क्लेवर के साथ उनको मैनेज करना ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, ना ही जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो डिमोटिवेट हो, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन से अपसेट हो। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि उनको मैनेज करने की जो आर्ट होती है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। तो यही होती है मैनेजमेंट। देन हमारे जो फेमस कुछ ऑथर्स थे तो उन्होंने कुछ हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दी थी। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को डिफाइन करा था। तो जो FW टेलर थे उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट योर मैन वांट टू डू, कि आपके जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं वो क्या करना चाहते हैं, एंड देन seeing that they do it in the best and cheapest way। कि अगर हमने देख लिया कि वो क्या करना चाहते हैं देन हम क्या करें, डिसाइड करें कि उस काम को किस तरीके से हम एफिशिएंट और चीपेस्ट वे में कर सकें। तो इन्होंने बताया था मैनेजमेंट के बारे में, FW टेलर के बारे में बताया था। नेक्स्ट दिया था हमारे हेनरी फ्योल ने, कुछ डेफिनेशन दी थी। इन्होंने दी थी टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। कि उन्होंने बताया था कि मैनेज करने का मतलब क्या है, कि फोरकास्ट करना, कुछ प्रेडिक्शन करना, एंड टू प्लान कि हमें क्या करना है फ्यूचर में, उसके लिए पहले से ही प्लान करके चलना, एंड देन ऑर्गेनाइज, कुछ ऑर्गेनाइज करना, एंड टू कमांड। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डरिंग दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे काम को करना है, एंड देन टू कंट्रोल कि काम को कंट्रोल करना। कंट्रोल सबसे लास्ट में आता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अदर फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट की उनकी बात करें। क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, आपके जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे उनको आप जो भी आपने काम करा उनके साथ कंपेयर नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है। तो इन्होंने एक इजी डेफिनेशन में जो इसके फंक्शन है उसको ही इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ अप्रोचेस होती हैं मैनेजमेंट की जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। हमारी 3 तरीके की अप्रोचेस होती हैं। जैसे फर्स्ट है क्लासिकल अप्रोच जिसको दिया गया था 1900 के अराउंड। अब इसके कुछ 3 सब पार्ट्स हैं, जो है साइंटिफिक अप्रोच है, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, एंड देन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। एंड उसके बाद हमारी कुछ नियो क्लासिकल अप्रोचेस आती हैं जो 1930 के अराउंड इनको दिया गया था। न इसमें हमारे भी सब 2 पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है एंड देन बिहेवियरल साइंस अप्रोच। नेक्स्ट हमारी मॉडर्न अप्रोच है जो 1950 के अराउंड इसको आई थी, इवोल्यूशन हुई था इसका। जैसे इसमें आती है हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, एंड देन कंटिजेंसी अप्रोच है। तो इन अप्रोचेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी क्लासिकल अप्रोच। ये जो क्लासिकल अप्रोच थी इसमें मैन को कंसीडर किया गया था एज अ एनिमल, कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो क्या उनको किस तरीके से ट्रीट करा जाए, जैसे कि एक एनिमल को ट्रीट किया जाता है, कि ना तो उनकी जो भी इमोशंस हैं उनकी कोई भी वैल्यू ना करी जाए, कि सिंपल सा मतलब है जितना हो सके उनसे उतना काम करवाया जाए। तो इस क्लासिकल अप्रोच का मेन जो एम्फेसिस था वो यही था कि जितना हो सके ह्यूमन रिसोर्सेज को आप क्या करो, कोल्लू के बैल की तरह काम करवाओ। तो मेन यही था। अब इसमें हमारी फर्स्ट अप्रोच आती है साइंटिफिक अप्रोच।
जिसको दिया था हमारे फेमस जो ऑथर थे FW टेलर ने। कई बार आपसे एग्जाम में FW की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म होती है इसकी फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको 1910 के अराउंड इस अप्रोच को दिया था FW टेलर ने। देन हमारे FW जो टेलर थे उनसे रिलेटेड भी कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन थे, उनकी क्या क्या बुक्स पब्लिश हुई थी, क्या क्या उनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। तो फर्स्ट इन्हें एक नाम से जाना जाता है फेमस, जिसका इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कि जो हमारे FW टेलर थे उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा था, ऑर्डिनरी लेबर, एक आम जो मजदूर होता है उससे चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट पर पहुंचे थे इन जस्ट 6 इयर्स। तो आप इनके हार्ड वर्क से, कि इसके जो भी इन्होंने हार्ड वर्क करा होगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां कहां से वो कहां तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 1903 में, जिसका नाम था शॉक मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच है किस बुक में उन्होंने इस अप्रोच को एक्सप्लेन करा था। तो उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनकी अप्रोच का नेम था। जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हें एक और नाम से जाना जाता है एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट, कि ये क्या करते हैं, हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, उनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का काम इन्होंने किया था, जिस वजह से ही इनको एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट उसमें प्रिंसिपल्स था हमारा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आप क्या करो, साइंस का यूज करो, ना कि रूल ऑफ थंब का। रूल ऑफ थंब मतलब जैसे जो जो बातें कही गई हैं, जो जो हम पुराने टाइम से टेक्निक यूज करते आ रहे हैं, आप उनको डिस्कार्ड करो। आप कुछ न्यू टेक्निक, एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ क्या करो, अपने एम्प्लॉय से काम करवाओ। न्यू न्यू टेक्निक जो भी इवॉल्व हो रही है हमारे इमर्जिंग मार्केट में, तो आप उनका यूज करो, कि आप साइंस का यूज करो, मतलब साइंटिफिक मेथड्स का, लॉजिक का, ना कि आप जो पुरानी टेक्निक्स हैं, पुरानी जो भी हमारी रूढ़िवादियां हैं, उनको यूज मत कीजिए। तो इनका मेन प्रिंसिपल फर्स्ट यही था। नेक्स्ट इन्होंने बताया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, कि जो हमारा हार्मनी है, मिलजुल कर हम काम करें, जो एम्प्लॉइज हैं विद कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन वो काम को परफॉर्म करें, ना कि एक दूसरे के साथ वो क्या करें, इंडिविजुअलिज्म करना शुरू कर दें, कि वो कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में जिससे अराइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने मेन यही बोला कि सब मिलकर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने का काम करें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि आप क्या करो, कोऑपरेशन के साथ काम करो, ऐसा नहीं कि हर कोई सेल्फिश एटीट्यूड के साथ अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर दे। इंडिविजुअलिज्म का यही है, यही मतलब है कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को पहले सोचना है और देन अपने जो भी इंटरेस्ट है उसको बाद में सोचना है, कि डू वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कि आप खुद के बेनिफिट के लिए भी काम करो एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खुद के ही बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट लिया था हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कि जो FW टेलर थे उन्होंने बताया था कि आप साइंटिफिकली उनको सेलेक्ट करो, हमारे एम्प्लॉइज हैं, और एक साइंटिफिक ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब ये है कि उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, जिस काम में वो एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए, उनको सेलेक्ट करा जाए, एंड देन ट्रेनिंग जो आज के टाइम में क्या है, रेलेवेंट है, कि जो जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, इनोवेशंस आ रही हैं, तो जो भी हमारी जो मार्केट में नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं, जो भी उनके काम से रिलेटेड है, तो उनको उस चीज की ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जानी चाहिए। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल में यही बात की थी। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्शन। इन्होंने एक मेन बात करी कि प्लानिंग जो हमारी टॉप लेवल करें, एंड देन जो एक्शन है, जो हमारा काम है डेली रूटीन का, वो हमारे जो लोअर लेवल है या फिर मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट को सौंप दिया जाए। कि सिंपल सा इन्होंने ये बात करी कि जो हमारी कोर एक्टिविटीज हैं, मेन एक्टिविटीज हमारी टॉप मैनेजमेंट करे, प्लानिंग का काम वो करे, जब उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमारा प्लान में काम डिसाइड करा गया है उसको कौन करे, हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करे। तो जिस वजह से हमारी प्लानिंग सेपरेट हो जाएगी, जो हमारा डूइंग का या फिर एक्शन का काम है वो अलग हो जाएगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स हैं उनको जल्दी अचीव कर पाएंगे।
नेक्स्ट होता है मेंटल रिवोल्यूशन। अब ये मेंटल रिवोल्यूशन क्या है कि जो हमारी मेंटेलिटी से रिलेटेड है। मेंटेलिटी मतलब कि अब मेन क्वेश्चन यहाँ पहले ये आया हुआ है कि जो एसेंस क्या थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो थी मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, कि हमें क्या करना है, माइंडसेट को चेंज करना है कि वर्कर्स क्या सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि उसको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट रहता है हमेशा, तो हमें उस कंफ्लिक्ट को ही खत्म करना है बाय चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो इन्होंने इस जो मेंटल रेवोल्यूशन प्रिंसिपल दिया था उसमें यही बात करी थी कि क्या करे, दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट अपने बारे में सोच रही है और वर्कर्स अपने बारे में, तो उन्हें मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। तो ये ओनली पॉसिबल था मेंटल रिवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट इन्होंने प्रिंसिपल दिया था साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, कि आप क्या करो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी साइंटिफिक स्टडी करो कि जो जो काम होंगे, जैसे क्या है हमारे इसमें मेथड है कि जिस काम को किस मेथड से हम करेंगे, कि किसी काम को हम क्या मेथड का यूज कर कर करने वाले हैं। तो पहले हम मेथड्स की स्टडी करेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा किसी काम को करने का। तो उन्होंने ये कुछ 4 तरीके की स्टडी को कंडक्ट करा था किसी काम को शुरू करने से पहले। नेक्स्ट है हमारी टाइम स्टडी। इन्होंने टाइम स्टडी में ये बताया कि एक प्रॉपर, एक एफिशिएंट या इफेक्टिव टाइम क्या है किसी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम वर्कर्स को अनलिमिटेड टाइम दे दे कि आप जितना चाहे उतने टाइम में काम करके दो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए टाइम स्टडी करी कि इस काम को करने में इतना समय तो लगता है, इतना मिनिमम टाइम तो इसमें लगता है, तो ये इन्होंने इसमें बताया था। एंड देन हमारी मोशन स्टडी, एक वर्कर कितनी मोशन करता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में, तो उसमें यह बताया गया था कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में इतनी ही मोशन करनी चाहिए, हमें एक्सेस में वेस्टेज या रिसोर्सेज की और हमारे एफर्ट्स की वो नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इन्होंने स्टडी को कंडक्ट करा था। नेक्स्ट है हमारी फटीग स्टडी। ये फटीग स्टडी ये है कि कहती है कि जब भी हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कर्स काम करेंगे तो उनको रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए, कि मतलब उनको लंच टाइम दिया जाए, उनको टी ब्रेक्स दिया जाए, ताकि वो क्या हो, दोबारा रिफ्रेश होकर अपने काम को कर सके। तो 4 तरीके की इन्होंने स्टडी कंडक्ट करी थी जो हमारी थी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे जो एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो आई होप आपको साइंटिफिक अप्रोच के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जिसको दिया था हेनरी फ्योल इन 1916 में। हेनरी फ्योल ने इसको दिया था। अब हम हेनरी फ्योल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या, इनको अलग नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता था। अब जो हमारे हेनरी फ्योल हैं उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या थे, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड माइनिंग इंजीनियर। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नेम था, अब इससे भी आपके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं कि उनकी बुक का क्या नाम था, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को जो भी मैनेजमेंट के हैं उसको डिफाइन करा था। तो ये इनकी बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। अब आपको ये कुछ नए नए से थोड़े अलग वर्ड लग रहे होंगे एज कम्पेयर टू जो हमारी इंग्लिश है। ये जो बुक थी उन्होंने इसको फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस लैंग्वेज में वो बुक पब्लिश हुई थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज में इस बुक को पब्लिश करा गया था। 1969 में ये पब्लिश हुई थी। एंड इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, स्पेशलाइज थे, जबकि जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर थे वो एफिशिएंसी में स्पेशलिस्ट थे। तो इनको कुछ नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी चीजों को याद रखना है। देन हमारे हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी, जो हम +1 से 2 से आगे हमें ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में इन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझा था। तो हम आज 1 बाय 1 इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे ये थे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, कि आप क्या करो, जो लेबर को जो काम आता है, जिस भी काम में वो एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाए, जिससे क्या होगा, हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। एक काम को वो करते जाएंगे जिससे वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इन्होंने यही मेन बात करी कि काम को डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स और द जिसमें भी वो इंटरेस्ट है उनका। तो ये था मेन इनका फर्स्ट प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉइज को जस्ट
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डेलीगेट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप विदाउट एनी अथॉरिटी अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दोगे तो वो काम को नहीं कर पाएंगे, उनका काम ओवरलोड हो जाएगा और वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो देयर मस्ट बी इक्वल अथॉरिटी फॉर टू डूइंग दैट वर्क। तो उन्होंने इस के बारे में बात करी थी कि आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी थोड़ी डेलीगेट कीजिए, तब ही वो मोटिवेट होंगे उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो वर्ड है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे मैनेजमेंट हो या फिर कोई और हम कोई भी काम करेंगे, तो अगर विदाउट डिसिप्लिन हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम में कभी भी एक्सपर्ट या फिर हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेन जरूरी है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कि हर कोई एक जो कल्चर है उसको फॉलो करे, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। एक हमारा नेक्स्ट होता है इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही मैनेजर एक या सुपरवाइजर से ही क्या मिले, उसको इंस्ट्रक्शन मिले। ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा है, 3 मैनेजर या फिर 3 सुपरवाइजर आके उसको ऑर्डर देने लगे या फिर इंस्ट्रक्शन देने लगे। अगर ऐसा होगा तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किस मैनेजर के काम को या इंस्ट्रक्शन को वो पहले फॉलो करे। तो इनका मेन कहने का ये था इस प्रिंसिपल का कि एक एम्प्लॉय क्या करे, एक टाइम पर एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, जिससे क्या होगा वो अपने काम को इजीली परफॉर्म कर सकेगा। तो ये मेन प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। एंड देन हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये कुछ हमारा अलग प्रिंसिपल है अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की आप एक ही डायरेक्शन में काम करें, ऐसा नहीं कि हमारे एम्प्लॉइज अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, हमारी मैनेजमेंट अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा हमें नहीं करना कि हमारा अगर एक प्लान है, एक हमारा अगर हेड है, तो हम हमारे जो सेम ऑब्जेक्टिव को लेकर काम करें, कि हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबको उस ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खुद के इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर ले और उनको ही अचीव करते रह जाएं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलना है जो है ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव। तो उसको हमें अचीव करने के लिए मिलकर एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। तो ये था हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, कि उन्हें अपना जो भी सेल्फिश एटीट्यूड है उनको पीछे छोड़ देना चाहिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को भी उससे बेनिफिट होने वाला है। तो ये मेन प्रिंसिपल यही कहता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप क्या कीजिए कि जो एम्प्लॉय काम करता है उसको फेयर रेम्यूनरेशन दीजिए, उसको फेयरली ट्रीट करा जाए। ऐसा नहीं कि उसने भी सेम काम करा, उस एम्प्लॉइज ने भी सेम काम करा, लेकिन हमने उनको क्या करा, फेयरली ट्रीट नहीं करा। जब हमने उनको क्या दी, रेम्यूनरेशन दी, कि उसको हमने कम रेम्यूनरेशन दी, उसको हमने ज्यादा दी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक प्रॉपर अमाउंट जो भी कंपनसेशन की बनती है उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज हो डिसीजन मेकिंग पावर का, एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्किंग पावर या फिर डिसीजन मेकिंग पावर, जो भी है हमारी जो भी पावर होती है। तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारी कोर एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे तो उनको हमें मैनेजमेंट के पास ही छोड़ देना चाहिए लेने के लिए, कि जो हमारी कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड प्लानिंग है या फिर डिसीजन मेकिंग जो भी अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास ही रहनी चाहिए, वो सेंट्रलाइज रहनी चाहिए। लेकिन जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज है उनको हमें डेलीगेट कर देना चाहिए मिडिल लेवल को और लोअर लेवल जो हमारी मैनेजमेंट है। तो इससे हमारा काम जल्दी हमारा काम हो जाएगा और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी हम इजिली अचीव कर पाएंगे। तो इन प्रिंसिपल में इन्होंने यही बात करी कि देयर मस्ट बी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन एंड प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन ये कहती है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर चेन को फॉलो करे, एक हायरार्की में ही हमारा कम्युनिकेशन हो। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल वाले सीधा लोअर लेवल के पास चले गए, लोअर लेवल वाले सीधा टॉप के पास चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर हायरार्की में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर्स आ रही हैं या सजेशन जा रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो वो हायरार्की को फॉलो करें। तो इसमें मेन ये था। लेकिन जो हमारे हेनरी फ्योल थे वो थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के भी थे,
तो उन्होंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बताई कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इस हायरार्की को फॉलो करें। तो उन्होंने इसका नाम दिया था गैंग प्लैंक, कि एक जो एम्प्लॉय है किसी एक लेवल का, तो वो अपना कोई जरूरी नहीं है कि सेम लेवल के साथ ही पहले क्या करे, कम्युनिकेट करे, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो सीधा लोअर लेवल वाला जो एम्प्लॉय है वो टॉप लेवल वाले के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल में मेन उन्होंने यही बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर। इसमें दो चीजों के ऑर्डर के बारे में बात की गई कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़े वो कहीं भी पड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है, जो भी हमारी मशीन्स है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, जिससे हमारा काम फास्टली हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो स्टेबल नहीं होंगे, वो बार बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते चले जाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान को बियर करना पड़ सकता है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने एम्प्लॉइज को स्टेबल होने में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने में तो उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करा जाए। तो ये मेन प्रिंसिपल यही कहता है। नेक्स्ट है इक्विटी। ये इक्विटी जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि देयर मस्ट बी इक्वालिटी, मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर या फिर रिलीजन, कि हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है हमारे एम्प्लॉइज के साथ। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हमें उन सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट द कोर्स। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग तरीके का है, जिससे ये स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये एस्पेक्ट द कोर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यूनियन स्ट्रेंथ, टीम स्पिरिट के बारे में बात करता है कि आप मिलकर जब काम करोगे किसी काम को तो क्या होगा, हमारा काम जल्दी होगा, एफिशिएंटली हम उस काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे। अगर हम काम को वो अकेला एम्प्लॉय कर रहा है, वो अकेला कर रहा है, तो टाइम भी हमारा ज्यादा लगेगा और हमारे रिसोर्सेज भी क्या होंगे, वेस्ट होंगे। तो यही मेन हमारा कहता है कि एम्प्लॉइज को टीम स्पिरिट में होकर काम करना चाहिए। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। कि इनिशिएटिव है कहता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आए, वो ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट को सजेस्ट करें कि हम कैसे किसी काम को एक न्यू वे में कर सकते हैं। तो इसमें मेन बात यही कही गई कि एक मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव ले किसी भी काम को करने का। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से ये 14 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे, जिनको हेनरी फ्योल ने अपनी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो नेक्स्ट हमारी अप्रोच आती है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, जिसको बताया था मैक्स वेबर नाम के हमारे ऑथर थे। इन 1990 में इसको एक्सप्लेन करा गया था। तो अब मेन इसकी फीचर क्या थी कि जैसे इसका नाम है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर काम को डिले करते हैं, यहाँ पर जस्ट रूल्स की बात होगी, कोई इमोशंस फीलिंग की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं की जाएगी। तो जैसे ही हमारी इसमें होती है फर्स्ट इसकी फीचर की प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमारे जो लेबर है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनका जो भी काम है वो प्रॉपरली डिवाइड होगा कि इस एम्प्लॉय को ये करना है, इस एम्प्लॉय को ये करना है, जो भी वो काम में एक्सपर्ट है उनको वो काम दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, कि एक हमारी प्रॉपर हायरार्की होगी, एक चेन होगी जिसमें हमारी अथॉरिटी फॉलो करेगी, हमारा कम्युनिकेशन है वो भी एक स्केलर चेन में ही किया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल में यही मेन बात थी। नेक्स्ट है पर्सनल रिलेशनशिप, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप नहीं होगा, कोई किसी के पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होंगे आपस में, कोई मतलब हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होंगे, उनके जो भी थॉट्स हैं, ओपिनियन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपस में एक्सचेंज होंगे। तो यही मेन बात थी कि देयर मस्ट बी अ इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ रूल्स, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओनली देयर इज सिस्टम ऑफ रूल्स, नथिंग एल्स, कि हम सिर्फ रूल्स को ही फॉलो करेंगे, अदर जो हमारी गट फीलिंग्स हैं एम्प्लॉइज के, जो भी इंटरेस्ट है कोई, हमें उसको कंसीडर यहाँ पर नहीं करना। नेक्स्ट है प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस, कि यहाँ पर हमारा एज बेस्ड नहीं होगा, हमारा जो भी प्रमोशन है यहाँ पर हमारी स्किल के बेसिस पे, कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर कॉम्पिटेंट हैं या नहीं,
तब ही हमारे प्रमोशन को डिसाइड करा जाएगा कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया जाता है। तो ये थी हमारी सारी की सारी क्लासिकल अप्रोच। तो आगे हम डिस्कस करते हैं हमारी नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में, जो एम्फेसिस डालती है हमारे किसके ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर उसने एम्फेसिस डाला था। जो इस अप्रोच को 1930 के अराउंड दिया गया था। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट अप्रोच आती है वो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कि इस ह्यूमन रिलेशन, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारी क्लासिकल अप्रोच थी वहां पर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको एज अ एनिमल ट्रीट किया जाता था, कि उनके जो भी वहां पर ह्यूमन रिलेशंस थे, उनका जो भी ह्यूमन बिहेवियर था उसको वहां पर प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो फिर उसके बाद हमारी इवोल्यूट हुई थोड़ी थोड़ी नई नई अप्रोचेस, तो जिसका नाम था एक हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अभी इसको दिया था एल्टन मायो ने। एल्टन मायो हमारे एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उस अप्रोच को इन्होंने ही दिया था। 1927 में इस अप्रोच को दिया गया था। अब जो एल्टन मायो थे वो मैनेजर थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंडक्ट, इन्होंने जो एल्टन मायो थे उन्होंने एक फेमस हाथोर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा था। कब कंडक्ट करा था? 1924 से 32 के बीच में इन्होंने इसको कंडक्ट करा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कहां पर इसको कंडक्ट करा गया था। इसको कंडक्ट करा गया था यूएसए के शिकागो नाम की सिटी थी, वहां पर इसको कंडक्ट करा गया था। अब जो ये एक्सपेरिमेंट था उसका मेन कंक्लूजन क्या निकला? उसका मेन कंक्लूजन ये निकला कि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की जा सकती है जब उन्हें अटेंशन मिलेगी मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट उनको प्रॉपर अटेंशन दे रही है, उनके जो भी सजेशन है उनकी रिस्पेक्ट करती है, तो तब वो क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो यही मेन एक्सपेरिमेंट में इसको कंक्लूजन ड्रॉ करा गया था। नेक्स्ट है कि इसमें क्या एम्फेसिस डाला गया था, किन बातों पर मेन एम्फेसिस था। तो इसमें सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वर्क प्लेस पर, उन पर मेन एम्फेसिस डाला गया था कि अगर हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या सोशल जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ की आउटकम आई थी इसकी, कि की आउटकम में क्या थी फर्स्ट, कि फर्स्ट इनमें इन्होंने बताया था कि एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि अगर जितना ज्यादा एम्प्लॉय हमारा सेटिस्फाइड होगा तो वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेटेड होगा। तो इसमें मेन बात यही थी कि आप क्या कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फेक्शन के लिए आप काम कीजिए। तो ये था इसमें मेन हमारा फीचर की आउटकम क्या थी। नेक्स्ट है कि वर्कमैन के जो भी वर्क प्लेस के रिलेशनशिप है इंपैक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे इनफॉर्मल रिलेशनशिप है हमारे एम्प्लॉइज के बीच में तो उनकी प्रोडक्टिविटी को वो इंपैक्ट जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी इनफॉर्मल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर मोर देन फॉर्मल रूल्स, कि हमारे जो फॉर्मल रूल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है रूल्स का, उसकी बजाय हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारी प्रोडक्टिविटी को, एम्प्लॉइज का जो भी बिहेवियर है उसको ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो इस अप्रोच में मेन यही बताया गया था कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कि अगर हमारे ह्यूमन है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी एम्प्लॉइज है, अगर उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल उनके ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है, वहां पर जस्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सिस्टम ऑफ रूल्स है। तो ये थी हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। नेक्स्ट आती है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिसको 1940 के अराउंड दिया गया था। ये फोकस करती है कि आप क्या कीजिए, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनके बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कीजिए, कि जो भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, कि जैसे आप क्या कीजिए, कैसे आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कीजिए। लीडरशिप, अलग अलग जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, या फिर आप एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के लिए काम कीजिए, तब ही आप उनके ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जो ये हमारी अप्रोच थी बिहेवियरल साइंस अप्रोच, इसके कुछ हमारे ऐसे नहीं कि एक ही प्रोपाउंडर थे, अब इसके कुछ हमारे बहुत सारे प्रोपाउंडर्स थे, क्योंकि मोटिवेशन की थ्योरी थी, हमारी लीडरशिप की थ्योरी थी, वो बहुत सारे ऑथर्स ने उनको डिफाइन करा था। तो कुछ हमारे इसके जो मेन प्रोपाउंडर थे वो थे, सबसे मेन जो थे फेमस हमारे अब्राहम मास्लो, जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी मोटिवेशन की। नेक्स्ट थे हमारे मैकग्रेगर, जिन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी एक्स एंड वाई। एंड देन हेड्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हम आने वाले वीडियोस में इन थ्योरीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको दिया था फ्रेडरिक हेड्जबर्ग ने। एंड देन हमारी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट,
जिसको दिया था रेंसिस लाइकर्ट ने। ये हमारा था एक तरह का लीडरशिप की जो भी हमारी थ्योरीज है उनके बारे में ही ये जो हमारे जो भी प्रोपाउंडर्स हैं उन्होंने बताया था। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है मॉडर्न अप्रोच, कि हमने न्यू क्लासिकल अप्रोच को पढ़ लिया, हमने क्लासिकल अप्रोच को पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी मॉडर्न अप्रोच के बारे में। इसको 1950 के अराउंड डिस्कवर करा गया था। अब ये मेन किसके ऊपर फोकस करती है? फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, अडेप्टेबिलिटी के ऊपर एंड इनोवेशन इन रिस्पॉन्स टू अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। की हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर रोज चेंज होता रहता है, डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्ट करना है। हमारी जो भी पॉलिसीज है, रूल्स है, उनके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, उनमें हम चेंजेस कर सकें एज हमारे जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। इनोवेशंस लेके आनी है, हमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम डिस्कवर करते रहना है। तो ये बात करी थी हमारी मॉडर्न अप्रोच ने। अब हमारी इसमें कुछ अप्रोचेस आती हैं, जिसका नाम था फर्स्ट अप्रोच का क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशनल रिसर्च या फिर ऑपरेशनल एनालिसिस अप्रोच के नाम से भी इसे जाना जाता है। कि जैसे इन्होंने बताया कि जो एक मैनेजर है वो कुछ अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है डे बाय डे की, तो उनको वो सोल्व कर सकता है कुछ मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, उनका यूज कर जिस वजह से ही इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच का नाम दिया गया था। कि आप क्या कीजिए, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, तो आप उनका यूज कीजिए, जिससे आपकी जो डे बाय डे की प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको सोल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें अब कुछ हमारी बताई थी कि कौन से अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं हम। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज कीजिए, बीईपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, की आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, कहाँ हमारे लॉस हो रहे हैं, और कहाँ पर हम ब्रेक इवन पर हैं कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो इन टेक्निक्स का यूज कर एक मैनेजर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी आ जाती है सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम अप्रोच किसने दी थी? चेस्टर आई बर्नार्ड एंड हार्बर्ट साइमन एंड देयर कलीग्स ने इस अप्रोच को डिफाइन करा था। अब इस अप्रोच को 1960 के अराउंड दिया गया था। अब मेन इसके अप्रोच की क्या बात थी कि किस चीज पर इंफोसिस किया गया था? ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम है, वो सिस्टम की तरह काम करती है, और जो उसके डिपार्टमेंट है वो इसके सब सिस्टम की तरह काम करते हैं। कि यहाँ पर मेन बात यही है कि सिस्टम एंड देन सब सिस्टम। अब वो काम करते हैं टुगेदर टू अचीव देयर कॉमन गोल, कि यहाँ पर अपने जो कॉमन गोल है उनको अचीव करने के लिए ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट आती है कार्ड और जो खान हमारे फेमस जो कुछ ऑथर्स थे, उन्होंने सिस्टम को डिवाइड करा था 5 सब सिस्टम में। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि हम इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं कि कौन से वो 5 सब सिस्टम थे। तो PMMS से, अब ये P से क्या है हमारा? प्रोडक्टिविटी सब सिस्टम, एंड देन M से मेंटेनेंस, एंड देन M से मैनेजमेंट सब सिस्टम। अब उसके बाद था S से सपोर्टिव सब सिस्टम, एंड देन अडोप्टिव। तो ये 5 तरह के सब सिस्टम थे जिनके बारे में कार्च एंड खान ने डिवाइड कर दिया था सिस्टम को 5 सब सिस्टम। तो ये थी हमारी सिस्टम अप्रोच की, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है और उसके जो भी डिपार्टमेंट है उसके सब सिस्टम है, तो दोनों को मिलकर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। तो यही थी हमारी सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिंजेंसी अप्रोच, जिसको दिया था फ्रेड एडवर्ड फीडलर ने इन 1970 में इस अप्रोच को डिफाइन करा था। ये अप्रोच मेन क्या बात करती है? ये अप्रोच कहती है कि नो वन साइज फिट्स ऑल, कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा साइज ही नहीं बना जो सारी दुनिया में फिट हो जाए, कि सबको वो फिट हो जाए, कि कोई ऐसा बेस्ट मेथड नहीं है जो एक पर्सन लगाए हर एक सिचुएशन में और वो सक्सेस को अचीव कर ले। तो ऐसा नहीं है। तो ये मेन अप्रोच क्या कहती है? कंटिंजेंसी, कि जैसे आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही एक मैनेजर को अपने जो भी लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कि एक ऐसा बेस्ट मेथड नहीं है कि जिसको एक मैनेजर अडॉप्ट करे और वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर ले। तो सिचुएशन टू सिचुएशन जो हमारे जो भी उसके स्टाइल्स है मैनेजर के, जो भी काम करेगा वो डिफर करेगा। कि जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन है वो बेस्ड होते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन पे। ये मैनेजमेंट सिचुएशन को देखकर ही हमारे क्या ले डिसीजंस को ले। तो ये थी हमारी कंटिजेंसी अप्रोच जिसको 1970 में दिया गया था। तो आई होप स्टूडेंट की आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने जो भी अप्रोचेस थी मैनेजमेंट की, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, हमने तीनों अप्रोचेस को अच्छे से डिस्कस करा। क्लासिकल अप्रोच थी, न्यू क्लासिकल अप्रोच थी, एंड देन हमारी मॉडर्न अप्रोच थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड या फिर जो हमारा आज का सेशन था उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वो डाउट को पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।